हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक का विन विन वीकेंड ऑफर स्टार्ट हो चुका है। ये सिर्फ इसी वीकेंड के लिए है, जहां पर अगर आप कूपन कोड यूज करते हो एमजेटी तो आपको ये टेक्स्ट बुक पास मिलेगा 375 रुपए में, और साथ ही साथ वैलिडिटी मिलेगी आपको 18 महीने की। तो जाइए अभी इसका फायदा उठाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके आपको कूपन कोड यूज करना है एमजेटी। ध्यान रखिएगा, कूपन कोड जरूर डालिएगा एमजेटी, जिससे आपको ये डिस्काउंट और ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल पाए। ये केवल 2 दिनों के लिए है, तो इस ऑफर का आप फायदा उठाएं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। भारत का हरियाणा राज्य दोस्तों बेरोजगारी दर के मामले में टॉप पर रहा है, और सेकंड पर रहा है राजस्थान। अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए। डीजीडीई ने रक्षा भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी हाल ही में इस्तीफा भी दे दिया है दोस्तों अपने मंत्रालय से। हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया, तो राज्यसभा के लिए इलैया राजा, पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजवेंद्र प्रसाद को नॉमिनेट किया गया है। फोर्ब्स की सबसे अमीर सेल्फ मेड वीमेन की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं जयश्री उल्लाल। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। ध्यान रखिएगा, ये स्टैच्यू ऑफ पीस है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। रामानुजाचार्य जी की वो भी मूर्ति थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिला है, तो इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। और राजस्थान की राज्य की विधानसभा ने अभी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है, यानी कि राइट टू हेल्थ विधेयक पेश किया है। और आरपीएफ ने ऑपरेशन नारकोस चला करके अवैध नशीले पदार्थों को जब्त किया है। तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन बहुत जरूरी होता है। रिवीजन रोज करना चाहिए दोस्तों। डेली आप लोग वीडियो जरूर देखा करो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो कल एक बहुत ही सैड न्यूज आई दोस्तों, हाँ, इंडिया के लिए। हालांकि कुछ देश हैं चाइना जैसे जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जापान बहुत फ्रेंडली कंट्री है तो हम लोग के लिए तो ये सैड न्यूज है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार करके हत्या कर दी गई दोस्तों। ये एक स्पीच दे रहे थे, नारा नाम का एक जगह है, वहां पर गए थे, स्पीच दे रहे थे। और इनको एक व्यक्ति ने, जो कि पूर्व नेवी के का ऑफिसर भी रह चुका था जापान का ही, उसने कैमरे में बंदूक फिट करके मतलब कि अपने बंदूक को इस प्रकार से असेंबल किया था, बनाया था कि कैमरे जैसा दिखता था, और उससे इनको पीछे से 2 गोलियां मारी और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। कल मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई थी, और आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो पूरा मामला क्या था। फिलहाल शिंजो आबे दोस्तों ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए थे अभी 2021 में, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। कारण ये था कि इनके टाइम पीरियड में दोस्तों भारत और जापान के रिलेशन बहुत ज्यादा सुधरे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, ये जापान के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले प्राइम मिनिस्टर रहे। 9 सालों तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था, और अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो काफी चर्चित थे। जापान के इतिहास में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, इसमें सबसे ज्यादा फेमस यही थे, और काफी कुछ मतलब बड़े बड़े योगदान में इनका नाम आता है, क्योंकि 9 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। सबसे बड़ा इनका योगदान दोस्तों आता है क्वाड में। क्वाड जो है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और शायद इसीलिए आज चाइना में सेलिब्रेशंस चालू हो गई है इनकी मृत्यु के बाद। क्वाड दोस्तों ग्रुप इन्होंने बनवाया, और मतलब कि बनाने का क्या मतलब है कि इनकी पहल पर ये बनाया गया। ठीक है, क्वाड में आप जानते हो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसमें शामिल है, और ये चारों देश मिल करके चाइना को काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें दोबारा से क्वाड को जिंदा करने में इनका बड़ा योगदान रहा, और इसी वजह से काफी ज्यादा फेमस रहे, चर्चे में रहे। अभी क्वाड की मीटिंग भी जापान में हुई थी। फिलहाल फूमियो किशिदा को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था इन्होंने, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी कंट्रोल इन्हीं का रहता था गवर्नमेंट पर। और अभी उसी को लेकर के ये चुनाव प्रचार एक टाइप से करने के लिए गए हुए थे, जहां पर इनको पीछे से शॉट कर दिया गया है 2 गोलियों से। तो शिंजो आबे के लिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में 1 दिन का अवकाश भी घोषित किया है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया है।
क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल अब यहाँ पर भी सेम चीजें हैं लिखी गई हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तेत्सुया यामागामी। तेत्सुया यामागामी जो है इसी ने गोली चलाई हुई थी। ओके, तो 1930 के दशक के बाद से आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि जापान के किसी प्राइम मिनिस्टर या पूर्व प्राइम मिनिस्टर पर गोली चला करके या उस पर अटैक किया जाए। तो मतलब जापान बहुत ही शांत देश माना जा रहा था इस टाइम पर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी ज्यादा ही शांत हो गया था। ओके, तो फिलहाल आगे देखते हैं। पीयूष गोयल जी के इस्तीफे के बाद G20 के नए शेरपा कौन बने? तो पीयूष गोयल जी ने G20 के शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नए शेरपा बन गए हैं नीति आयोग के एक्स CEO अमिताभ कांत। अमिताभ कांत आपको पता होगा नीति आयोग के पूर्व CEO थे और अब ये होंगे G20 के नए शेरपा। ओके, तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, अमिताभ कांत को अपॉइंट किया गया है। G20 की दोस्तों भारत अध्यक्षता करने वाला है और दिसंबर महीने से शुरू हो जाएगी। भारत का कार्यकाल जो है दिसंबर 2022 से शुरू होगा और फिर दिसंबर 2023 तक रहेगा। तो इतने टाइम पर भारत मेजबानी करेगा। भारत मेजबानी करेगा किसकी? भारत मेजबानी करेगा G20 की। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी कौन कर रहा है 2022 में? इंडोनेशिया कर रहा है। तो उसके लिए शेरपा की जरूरत होती है और शेरपा होंगे अमिताभ कांत जी। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेटर पूछा जाए G20 का कोऑर्डिनेटर तो आप बताएंगे कोऑर्डिनेटर या कहें समन्वयक कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। क्लियर है ना बिल्कुल। अच्छा, G20 मैंने आपको बताया इंडोनेशिया में इस बार आयोजित किया जा रहा है 2022 का। इसके पहले 2021 का कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और उससे पहले 2020 का कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था। पीयूष गोयल जी के बारे में बात करें जो कि G20 के शेरपा पद से इस्तीफा दिए हैं। ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री भी हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय भी देखते हैं। साथ ही साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं। क्लियर है। अगला, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों का दोस्तों जो होता है, एक प्रकार से इसने म्यूजियम टाइप का बना रखा है जहां पर अपने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की फोटोज वगैरह ये लगाते हैं अपने दीवार पर। तो उसमें प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ दोस्तों ये चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, लेकिन अभी चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, अभी इससे भी ऊपर आ चुकी हैं। ये दोस्तों सेकंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्तमान में। ठीक है ना, मतलब दूसरी सर्वोच्च अधिकारी हैं IMF की। सबसे नंबर 1 पर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि IMF की कहें कि महासचिव हुई हैं और दूसरे स्थान पर इनका पद आता है और तीसरे स्थान पर आता है चीफ इकोनॉमिस्ट का पद। क्लियर है। तो गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी और अब प्रमोट होकर के यहाँ पर आ गई हैं। कुछ दिन पहले की न्यूज है, मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल इनको अभी IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, यही है गीता गोपीनाथ। ठीक है, और यहाँ पर ये आ चुकी हैं। तो ये एक बड़े सम्मान वाली बात होती है और यहाँ पहुँचने वाली ये पहली महिला तो हैं ही, साथ ही साथ दूसरी भारतीय बन गई हैं। इनसे पहले एक और भारतीय महान दोस्तों अर्थशास्त्री रघुराम राजन 2003 से 2006 के बीच में जो कि रहे थे, तो ये भी यहाँ पर प्रदर्शित हुए थे। ठीक, मतलब इनका भी वाल पर तस्वीर है। ओके, फिलहाल अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कुछ ऐसे दिखता है। IMF इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 1945 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गीता गोपीनाथ इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी दूसरा सर्वोच्च पद है और चीफ इकोनॉमिस्ट अब हैं पियरे ओलिवर गोरिंचस। कौन है? पियरे ओलिवर गोरिंचस। अगला देखते हैं, कितने वर्षों के लिए भारत को यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में चुना गया? तो दोस्तों भारत को 4 वर्षों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में चुना गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया इलेक्टेड टू यूनेस्कोज इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर 4 ईयर टूरिज्म मिनिस्टर रेड्डी, इनके द्वारा ये कहा गया है। तो 2022 से 2026 के लिए भारत जो होगा ये यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल पैनल में ये शामिल होगा। तो भारत जो है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो 2021 तक भारत की 14 सांस्कृतिक धरोहरों को दोस्तों मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए
तो भारत के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, ये 40 में 39वां और 40वां आप याद रखेंगे क्योंकि रिसेंट के दो मतलब ऐड किए गए हैं 2021 में, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। 39वां बना था दोस्तों रामप्पा मंदिर, ठीक है ना, और 40वां बना था धौलावीरा। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। देखिए रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल अगर हम लोग यूनेस्को के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें, यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया? तो अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मिशन कुशल कर्मी केजरीवाल गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोग्राम फॉर वर्कर्स विल गेट मनी आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी विल इंक्रीज। देखो ट्रेनिंग दिया जाएगा कुशल कर्मी के लिए, मतलब कि जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, स्किलफुल बनाया जाएगा और ट्रेनिंग पीरियड पर भी इनको पेमेंट की जाएगी और उसके बाद फिर इनकी सैलरी भी इनकी इंक्रीज की जाएगी। ठीक है, तो श्रमिकों की आय 8,000 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। जब वो एक्सपर्ट होंगे तो कोई भी काम जो होगा वो एक्सपर्ट ढंग से कर सकेंगे। तो इस योजना का एक मेन पर्पज ये है कि 2 लाख ऐसे श्रमिक तैयार किए जाएं, इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्लियर है, जिससे प्रोडक्शन में 40% तक की वृद्धि आ जाए। ओके, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में हरियाली महोत्सव आयोजित हुआ दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। यहाँ पर आप देख पाओगे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया हरियाली महोत्सव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है हरियाली महोत्सव। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 8 जुलाई को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर राज्य सरकार, पुलिस संस्थान और दिल्ली के जो स्कूल हैं ये सभी मिलजुल करके इसको आयोजित किए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई कि ग्रैमी अवार्ड विजेता महान जो संगीतकार भारतीय और पर्यावरण है रिकी केज, ये भी आए थे और इसमें शिरकत किए थे। अगला, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके लिए एक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों नियुक्ति होती है और ये क्वेश्चन बनता भी है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के इस बार के लिए, इस वर्ष के लिए आर दिनेश को बना दिया गया है अध्यक्ष, यानी अब अगले 1 वर्ष तक ये होंगे CII के दोस्तों प्रेसिडेंट। संजीव पुरी इलेक्ट्रिक CII VP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, आर दिनेश एज प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो आर दिनेश होंगे प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। ये आर दिनेश है कौन? ये TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। क्लियर है, तो इनको 2022-23 के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये इससे पहले CII के दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं 2018-19 के बीच में, लेकिन अभी अब ओवरऑल इंडिया के लिए CII के ये नए अध्यक्ष होंगे। और जो ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं संजीव पुरी जी, इनको CII का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर, तो ये उपाध्यक्ष और ये अध्यक्ष। और CII की स्थापना 1895 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ग्रुप डी का जो बैच आया हुआ था दोस्तों, कल उसका लास्ट डे था ऑफर का, और लेकिन 1 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक नहीं ले पाए थे। तो 1 दिन के लिए ऑफर एक्सटेंड किया जा रहा है, आपके लिए मौका है। जो लोग अभी तक नहीं ले पाए हो व्हाट्सएप करो फटाफट से इसी नंबर पर और आपको बताया जाएगा जो भी प्रोसेस होगा। और आप कूपन कोड जरूर यूज करना MZT25 जा करके, आप अगर एप्लीकेशन में ये कूपन कोड यूज कर देते हो तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आप आराम से कोर्स को परचेज कर पाओगे। तो आज के लिए केवल एक्सटेंड किया जा रहा है, MZT25 कूपन कोड यूज करना है। कोई भी वीडियो कोर्स अगर लेते हो तो आपको मिल जाएगा उस पर डिस्काउंट। अच्छा, एक और जरूरी चीज कि UP PET का भी बैच आ रहा है, UP SSSC PET का भी बैच आने वाला है। तो जो लोग स्टूडेंट अभी इंतजार में बैठे हुए हैं वो कहीं और पर अभी मत जाइएगा, सबसे शानदार बैच आपको मिलने वाला है। लेखपाल वालों को ये बैच फ्री में मिलने वाला है, तो वेट कीजिए, बस संडे को, इस संडे को ये बैच लॉन्च होगा। ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच दोस्तों 399 में है, लेकिन अगर फिलहाल के लिए अभी आप कूपन कोड यूज करते हो तो आपको पे करना है मात्र 299, यानी कि आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। कूपन कोड यूज कीजिए MZT25। अगला देखते हैं, MZT ऐप पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया?
तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनसे पहले तो इनके जो 41 मंत्री ने इस्तीफा दिया था, 41 मंत्रियों से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, और इसके बाद इनको लग रहा था कि मतलब सरकार तो अब गिर ही जाएगी। तो इस वजह से फाइनली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हैं बोरिस जॉनसन, काफी मगन इंसान रहते हैं। फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर पद से, और मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो आपको दी हुई है। देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक में मैं दोबारा से आ चुका हूँ, दोबारा से अब से पर डे 1 या 2 ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो मेरी आती है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी ट्रेंडिंग इशू चल रहे होते हैं, मुद्दे चल रहे होते हैं, उसको 8 से 10 मिनट में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। इसमें मैंने आपको ब्रिटेन के बारे में पूरा अच्छे से समझाया था, ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूके क्या है, ये सारी चीजें तो आप जाकर के वीडियो देखेंगे। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अगला एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऋषि सुनक कैसे इस रेस में आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल ब्रिटेन में अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है बोरिस जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ EIU का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। काफी ज्यादा नियुक्तियां हो गई हैं आज के लिए, चलिए कोई बात नहीं। तो भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ EIU का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों सुरंजन दास जी को। सुरंजन दास जी ये नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जादवपुर यूनिवर्सिटी VC अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ AIU कोलकाता। तो इनको AIU कोलकाता में नियुक्त किया गया है, भारतीय विश्वविद्यालयों का जो कि संघ कहा जाता है। तो सुरंजन दास जी जो हैं ये 1 जुलाई से अगले 1 वर्ष के लिए ये होंगे इस पद पर। बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं। 1 साल पहले EIU का उपाध्यक्ष भी इनको नियुक्त किया गया था और अब जाकर के ये अध्यक्ष भी बन गए हैं। EIU जो होता है दोस्तों, ये भारत में जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक संगठन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक संगठन होता है। तो ये संगठन जो है ये दिल्ली में स्थित है। इसका काम ये होता है कि विदेशों में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, सिलेबस चल रहे हैं, उनको कैसे इंडिया में भी अप्लाई किया जाए, जिससे इंडिया में भी वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस बैंक को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने या कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 प्राइवेट बैंकों को मंजूरी दे दी है कि अब डिफेंस विदेशी खरीद में फाइनेंशियल चीजों में ये भी अब इन्वॉल्व हो सकते हैं, खास करके डिफेंस से रिलेटेड जो डील होती है उसमें। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 बड़ी बैंकें हैं भारत की प्राइवेट में। तो इन तीनों को अब अप्रूवल मिल गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि अब भैया विदेश से जो भी हम सामान परचेज करेंगे, अब हम केवल गवर्नमेंट बैंकों पर नहीं डिपेंड रहेंगे, अब हम इन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को भी मौका देते हैं कि अब आप भी अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इन ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये 3 बैंकों के बारे में आर्टिकल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया है और उसकी तरफ से जो PCDA है यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स है, उसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो अब फिलहाल विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं इनके द्वारा भी प्रोवाइड करी जा सकेंगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो अब इन सब के बारे में जान लो। और PCDA का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। HDFC बैंक और HDFC का विलय हो गया है, इस प्रकार से ये भारत की सबसे बड़ी बैंक बन गई है। एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और CEO हैं अमिताभ चौधरी। क्लियर है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लास्ट डे के क्वेश्चंस में बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रिम्पैक्ट 2022 ये पर्ल हार्बर अमेरिका में हो रहा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के मामले में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आज आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आंसर करना है। पहला, न्यूजीलैंड की पुरुष टीम ने कब दोस्तों पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता अपना। दूसरा, और किसे हरा करके जीता ये भी बताइएगा। दूसरा, CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना है। इसकी डिटेल PDF आपको मिलेगी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, डिटेल PDF यहाँ से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री क्विजेस सेक्शन में जाकर के आप फ्री में क्विज सॉल्व कर सकते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप दोनों का फायदा उठाएं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।